Hello everyone, this is CA Isha Agarwal and today we are going to learn about SA 510 and continue our SA 500 series. So SA 510 basically speaks about opening balances in an initial audit engagement. मैम इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है? तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट आप दो टाइप्स के ऑडिट को बोलते हो। ऐसा या तो कंपनी है जिसकी पहले ऑडिट ही नहीं हुई, तो आप तो उसकी कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर हो, तो वो उनके लिए भी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है और आपके लिए भी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है कि फर्स्ट ऑडिट है, उस कंपनी का कभी ऑडिट नहीं हुआ तो उसको इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट बोलते हैं। या फिर वो आपके लिए एक इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, दैट इज फॉर सपोज जैसे रोटेशन होता है, तो पहले कोई ऑडिटर था, अब वो रोटेट हो गया है, अब उसके बदले आप आए हो, तो आपके लिए इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है। मतलब ये कंपनी की ऑडिट किसी प्रेडिसेसर ऑडिटर ने की थी। सो व्हाट इज एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? टू टाइप्स: companies which were audited by a predecessor auditor or the companies which were not audited। वो सब आपके जो भी ऑडिट एंगेजमेंट्स होते हैं वो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होते हैं। अब बताइए ओपनिंग बैलेंसेस करेक्ट करना या ओपनिंग बैलेंसेस चेक करना क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। डेटर्स, आपको पता चला क्लोजिंग बैलेंस गलत है, डेटर्स की क्लोजिंग बैलेंस फॉर लास्ट ईयर गलत है, होने चाहिए था 50,000, कंपनी ने दिखा रखे हैं 30,000। ठीक है, अब कंपनी को ये बात पता है कि होने चाहिए थे 50,000 और कंपनी ने दिखा रखे है 30,000। कंपनी को ये बात पता है, तो ऑडिटर देखेगा कि कंपनी ने इस बार कोई स्टेप्स लिए हैं, उसको करेक्ट किए हैं। देखिएगा कि शायद कंपनी ने स्टेप्स नहीं लिए, इस बार का इफेक्ट क्या होगा? जो ऑडिटर ने ऑलरेडी देख रखा है कि 20,000 कंपनी ने अंडर वैल्यू कर रखा है डेटर्स को, वो तो क्लोजिंग बैलेंस में भी रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि आप डेटर क्या है, डेटर तो बैलेंस शीट आइटम है, आप चेंजेस किस में करोगे? ओपनिंग बैलेंसेस में चेंज करोगे। जब आप डेटर्स का वैल्यूएशन फॉर क्लोजिंग बैलेंस शीट निकालते हो, आप क्या करते हो? या तो उसका पीबीडीडी करते हो, लेस एड लेस, जो भी आपका पैसा आया, जो भी आपके सेल्स हुए, सब कुछ किस पे करते हो? ओपनिंग बैलेंस पे। तो अगर आपका ओपनिंग बैलेंस ही गलत है तो क्लोजिंग बैलेंस तो ऑटो गलत हुआ ना। So it is very important that before starting the audit also you check whether the opening balances contain any material misstatements, because अगर opening balances contain any misstatement and the company is not willing to correct it during the current year, तो आपके closing balance में auto misstatement आएगा। उसमें कंपनी की कुछ करंट ईयर में गलती नहीं होगी, बट क्योंकि ओपनिंग बैलेंस गलत है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस गलत आएगा ही। आप जब ऑडिट में जाओगे आप देखोगे कुछ कुछ रिजर्व्स हो सकते हैं, कुछ कुछ डेटर्स हो सकते हैं जिसका कंपनी सालों से गलत बैलेंस ही लेते आ रही है, तो इसमें आपका ऑडिटर हर बार में स्टेटमेंट देते जा रहे हैं क्योंकि कंपनी उसे करेक्ट नहीं कर रही। करंट ईयर में वो कुछ नहीं हो रहा है, करंट ईयर में शायद डेटर में मूवमेंट भी नहीं है, पर पहले से वो चलते आ रहा है, वो चलते आ रहा है, और अब उसमें गलती तो रह गई है ना, कंपनी उसे करेक्ट कर रही है ना उसमें कुछ मूवमेंट होता है। होता क्या है कि ये सब डेटर्स क्या हो गए, अब 20 साल पुराने हो गए, आ रहे बुक्स में, अब हर बार सोचते करेक्ट करेंगे करेंगे करेंगे, बट होता नहीं है, तो उससे क्या होता है? ऑडिटर तो कुछ नहीं कर सकता ना भाई, आप 20 साल से किसी चीज को करेक्ट नहीं कर पा रहे, वो तो मिसस्टेटमेंट देगा ही। सो दीज आर बेसिकली मिसस्टेटमेंट्स फाउंड इन द ओपनिंग बैलेंसेस। मतलब आपका इसका करंट ईयर का कोई रिलेशन नहीं है, इसमें करंट ईयर ट्रांजैक्शन का कोई रिलेशन नहीं है, बट ओपनिंग बैलेंस में ही ये मिसस्टेटमेंट है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऐसे का? दो ऑब्जेक्टिव है इस ऐसे का। पहला ऑब्जेक्टिव इज to find whether opening balances contain any material misstatement that affect current year financial statements, that is आपकी opening balance में कोई misstatement है जो आपकी current year financial statements को impact कर रहा है। मतलब जो भी आपकी asset liability वाले sides है, जो भी आपके asset liability के balances हैं opening के, उसमें कोई misstatement है तब वो आपके current year financial statements को affect कर रहा है, तो आप वो देख लो। एंड नेक्स्ट आपको देखना है accounting policies reflected in opening balances, whether they are consistently followed in the current year, and if not the changes are accurately represented and presented as per the financial reporting framework। अब चलिए इसका मतलब क्या हुआ? फॉर सपोज कंपनी आज तक WDV मेथड फॉलो कर रही थी डेप्रिसिएशन की, ठीक है, WDV मेथड फॉलो कर रही थी, हर साल फॉलो करते आ रही है, वैसे ही डेप्रिसिएशन लग रहा है। अब अचानक से कंपनी बोलती है इस बार हम SLM लगाएंगे, हम स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे। तो आप बोलो ठीक है भैया तुम स्ट्रेट लाइन मेथड लगाओ, पर तुम उसको रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करके आओ। आज तक तुमने WDV किया ना, अब तुम उसे रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करके उसको SLM करके आओ। तो ये क्या हुआ? एक्यूरेट चेंज हुआ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये एक्यूरेट चेंज हुआ कि आपने मेथड चेंज किया, आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से किया, उसको रेट्रोस्पेक्टिव चेंज किया। पर आपने समझा इस बार कंपनी अचानक से WDV से SLM कर दे रही है और इससे मतलब ही नहीं है पिछले साल उसने क्या किया। अब वो बोलती है कि WDV पे तो जो वैल्यू आया आया, इस साल से मैं SLM लगाना चालू कर दूंगी। क्यों भैया?
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम जब WDV चेंज करके SLM लगा लो और उसके पहले आपको कुछ चेंज नहीं करना? ये कहाँ लिखा है ऐसा? So you have to make sure even if there's a change in accounting policy, the company is accurately doing it as per the financial reporting framework. ये भी आपको ओपनिंग बैलेंस में इंश्योर करना है कि ओपनिंग बैलेंस में जितनी अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर वो चेंज हो रही है तो एक्यूरेटली चेंज हो रही है, और अगर नहीं चेंज हो रही है तो आपको देखना है वो कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है, तो अब इसमें आप क्या क्या ऑल्टर कैसे पहचानेगा कि मटेरियल में स्टेटमेंट है कि नहीं ओपनिंग बैलेंसेस में? तो इस ऐसे ने कुछ प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब किए जिससे ऑडिटर पहचान सकता है कि उसमें मटेरियल में स्टेटमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस में है या नहीं है. सबसे पहला स्टेप, सबसे इजी स्टेप, जो आपके क्लोजिंग बैलेंसेस है दे हैव बीन कैरिड फॉरवर्ड एज ओपनिंग बैलेंसेस करेक्टली और नॉट. सबसे पहले ये देख लो भैया, सपोज बिल्डिंग मेरी 50,000 की थी तो इस साल 50,000 कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं. बिल्डिंग मेरी 40,000 की थी, इस साल बिल्डिंग 40,000 दिखा है कि नहीं ओपनिंग में. बिल्डिंग मेरी दूसरी एक लीज होल्ड लैंड थी 30,000 की, इस साल 30,000 ओपनिंग में आया है कि नहीं. तो आप ये टैली कर लो सबसे पहले कि आपका क्लोजिंग बैलेंस एंड बैलेंस शीट एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द करंट ईयर इज मैचिंग. क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द करंट ईयर इज मैचिंग और नॉट. और जहां से जैसे आपको चेंजेस दिखेंगे वहां पे आप क्वेश्चन पूछ लो, भाई चेंज क्यों किया तुमने, कोई एडजस्टमेंट की है क्या? अब एडजस्टमेंट की है तो मैम करंट ईयर में हम एडजस्टमेंट दिखा सकते हैं क्या पहले साल का? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं, पर उसका एक नाम होता है प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट. तो आपको बोलना होगा कंपनी को, भाई तुमने चेंजेस की बहुत अच्छी बात है, पर चेंजेस करने के साथ तुम्हें उसे दिखा दो प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट किया है तुमने. ठीक है, so you'll see whether the closing balances of previous year have been brought down correctly as opening balances of the current year, and if there are any adjustments so they are reflected as prior period adjustments. एक तो ये काम कर लो. नेक्स्ट आप देख लो कि प्रीवियस ईयर ऑडिट हुआ था कि नहीं हुआ था. जैसे मैंने बोला था इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट दो टाइप के होते हैं. एक तो हो गया कि कंपनी और आप दोनों के लिए इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, आप फर्स्ट ऑडिटर हो. और दूसरा ये हो सकता है कि और आप रिप्लेस हुए हो, मतलब ये कंपनी ऑडिट हुई है पर प्रीडिसेसर ऑडिटर से हुई है. तो अगर ऑडिट हुई है तो सबसे पहले क्या कर लो, आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले लो. तो मैम क्या करंट ऑडिटर प्रीवियस ईयर ऑडिटर के बैलेंस शीट पर रिलाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है. स्टेक होल्डर्स के लिए बनता है, वो रिलायबिलिटी पर्पस और प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है तब ऑडिटर रिपोर्ट निकलता है. तो क्यों एक ऑडिटर दूसरे ऑडिटर की रिपोर्ट पर रिलाई नहीं कर सकता? आराम से रिलाई कर सकता है, पर इसमें एक्सेप्शन है. अगर ऑडिटर को लगता है कि ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है जो शायद प्रीवियस ईयर ऑडिटर से छूट गई, तो उसे वो फॉलो नहीं करना चाहिए. तो अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर देखेगा कि मैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले लेता हूँ, उससे मैं बैलेंसेस टैली कर लेता हूँ, ये सब मैं कर सकता हूँ अगर मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट एकदम सही निकली है, प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट में कुछ चेंजेस नहीं है, प्रीवियस ईयर ऑडिटर ने सारे मिसस्टेटमेंट्स डिटेक्ट किए हैं. ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि प्रीवियस ईयर ऑडिटर ने अगर सब सही है, आपको लग रहा है कोई मिसस्टेटमेंट्स नहीं है, तो आप उसके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले लो एंड टैली कर लो. बट अगर आपको लगता है कि नहीं, प्रीवियस ईयर ऑडिट में कुछ मिसस्टेटमेंट्स है जो शायद करंट ईयर में नहीं आई है, या प्रीवियस ईयर ऑडिटर मिसस्टेटमेंट्स कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मत रिलाई करो. फिर नेक्स्ट क्या बोलता है कि आप देखो कि अगर कोई आप करंट ईयर में ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो, आपको ओपनिंग बैलेंसेस का कोई रिलायबिलिटी चेक दे रही है या कोई एविडेंस दे रही है. जैसे फॉर सपोज डेटर्स इज अ वेरी गुड एग्जांपल. ओपनिंग डेटर्स का रियलाइजेशन कब होगा? करंट ईयर में. तो जब करंट ईयर में होगा हर बिल के अगेंस्ट, तो आपको ओपनिंग डेटर्स का चेक मिल जाएगा. तो दिस इज वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन द करंट ईयर दैट प्रोवाइड यू एविडेंस फॉर द प्रीवियस ईयर. फिर आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो जिससे आपको प्रीवियस ईयर के बारे में ऑडिट एविडेंस मिल जाए. फॉर सपोज मैम एग्जांपल ले लो इन्वेंट्री. आप फर्स्ट डे आए, आपने बोला कि चलो ऑडिट है 31st हम स्टार्ट करेंगे, चलो आप समझ लो 3rd अप्रैल 4th अप्रैल. तो हमने बोला चलिए 8 अप्रैल को एक बार कर लेते हैं, हम ऑडिट कर लेते हैं, एक बार स्टॉक ऑडिट कर लेते हैं. तो हम देख लेंगे कि अपना यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस कितना निकल रहा है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस से हम बैक कैलकुलेट करके ओपनिंग भी ले आएंगे. देखो, आप जब ऑडिट पे जाते हो तो आप इन्वेंट्री ऑडिट पे जाते हो, आपने अपने ईयर का क्या, फॉर सपोज मैं 23-24 का ऑडिट कर रही हूँ, तो मैं 8 अप्रैल 24 को गई, मैंने अपना क्लोजिंग बैलेंस ऑडिट कर दिया. ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस क्या, आपके पास सेल्स परचेज सब है उसका,
आप उसमें एडलेस करके ओपनिंग में आराम से अराइव कर सकते हो। तो आप देख लो ओपनिंग में आप अराइव कर पा रहे हो क्या, तो ये एक एडिशनल प्रोसीजर हो गया। अगर मैं डायरेक्ट प्रोसीजर बोलूँ तो वो डेटर्स वाला था, उससे आपको डायरेक्टली एविडेंस मिल जा रहा था। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर रहा है जिससे आपको ओपनिंग इन्वेंट्री मिल रही है। तो आप एडिशनल प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकते हो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। मैं कंफर्मेशन ले सकती हूँ। मैं जब कंफर्मेशन भेजती हूँ तो मैं जनरली करंट ईयर के लिए भेजती हूँ, आप करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस वेरीफाई करो। बट ऐसे भी कर सकते हो आपकी उस कंफर्मेशन में लिख सकते हो कि आप करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस एज वेल एज प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस वेरीफाई कर दें। मतलब आप बोलेंगे डेटर या क्रेडिटर को कि करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर का आप अपना बैलेंस या तो बता दें इस कंफर्मेशन में, या आप खुद लिख के दे दें एंड आस्क देम टू कंफर्म। तो ये भी एक ऑडिट प्रोसीजर है। तो आई होप आई कुड मेक दिस क्लियर कि 3-4 ऑडिट प्रोसीजर्स जो आप कर सकते हैं। पहले तो प्रीवियस ईयर करंट ईयर का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड चेक कर लो, ऑडिटेड बैलेंस शीट और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले लो, करंट ईयर प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो जिससे आपको एविडेंस मिल जाए प्रीवियस ईयर की, एंड कुछ एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो जिससे आपको एविडेंस मिल जाए प्रीवियस ईयर की। ठीक है, पर ये सब किसी क्राइटेरियाज पे मैटर करते हैं। किन क्राइटेरियाज पे मैटर करते हैं, तो इस ऐसे ने बोला 4-5 क्राइटेरियाज पे मैटर करते हैं। सबसे पहले कि आपका नेचर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस कैसा है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस कैसा है, बैलेंसेस कैसा है। मतलब कि आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस है तो मुझे एडिशनल प्रोसीजर्स ही परफॉर्म करने पड़ेंगे, मुझे करंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके कुछ नहीं मिलेगा, या फिर मुझे एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करना ज़रूरी है, बिना एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हुए मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उस पर एक डिपेंडेबिलिटी आती है। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी, आपको लगता है नहीं इन कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी तो कंसिस्टेंट है, तो आपका एक प्रोसीजर वहां मिट जाता है। क्योंकि आपको जब ऑब्जेक्टिव में उन्होंने बोला है कि चेक कंसिस्टेंसी वो इजी है। अगर जैसे आप देखोगे कि चेंज है तो आपको चेंज में तो ये भी देखना होगा चेंज एक्यूरेट है कि नहीं, और वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से है कि नहीं, जो चेंज इन्होंने किया है वो भी अलाउड है कि नहीं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से। तो बहुत सारे क्राइटेरिया है। तो ऑलवेज कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज इजियर दैन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो एक अकाउंटिंग पॉलिसी भी मैटर करता है। फिर आपके रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट पे भी मैटर करता है। जितना हाई रिस्क होगा आपका उतना आपका ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि रिस्क बहुत ज्यादा है तो फिर आपको ओपनिंग बैलेंसेस ऑडिट करने ही पड़ेंगे, एडिशनल प्रोसीजर्स लगाने ही पड़ेंगे। और क्या हो गया आपका, रिस्क हो गया, नेचर हो गया कैसे कैसे ट्रांजेक्शन है, अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गई, एंड और आपका हो गया प्रीवियस ईयर ऑडिट स्टेटमेंट। दैट इज अगर आपको लग रहा है प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया है और उसने मॉडिफाइड ऑडिट स्टेटमेंट दिया। अब सपोज उन्होंने लिखा है कि अनक्वालिफाइड है, कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम सही है, सफिशिएंट है, रिलायबल है, तो आपके भी मन में एक भरोसा आएगा यार प्रीवियस ईयर ऑडिटर भी तो सीए था ही, उसने भी ऑडिट किया ही है, जब उसने लिखा है तो मतलब कंपनी में रिलायंस पॉसिबल है, कंपनी रिलायबल है। पर जब वही लिख के चल जाएगा कि मॉडिफाइड ओपिनियन है, कंपनी रिलायबल नहीं है और कंपनी पे भरोसा नहीं कर सकते, ये सब पोर्शंस में मिसस्टेटमेंट्स है, तो फिर आप क्या करोगे, आपको भी एक थॉट आ जाएगा कि मैं शायद नहीं फॉलो कर सकता। तो आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे कि आपको लगेगा कि जब प्रीवियस ईयर ऑडिटर ही नहीं फॉलो कर पाया, प्रीवियस ईयर ऑडिटर ही नहीं ऑब्टेन कर पाया ऑडिट एविडेंस, तो शायद मुझे भी दिक्कत होगी, तो मुझे भी ओपनिंग बैलेंसेस पे ऑडिट प्रोसीजर्स लगानी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका जिस पे डिपेंडेंसी आता है, मतलब किस किस की वजह से आपका ऑडिट प्रोसीजर्स चेंज होता है। मतलब आपके ओपनिंग बैलेंसेस में आप एडिशनल लगा रहे हो या करंट से काम चल जाएगा या रिलायबल है या नहीं है, तो ये सब मैटर करता है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए है जिससे आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोला था इन्वेंट्रीज का आप कर सकते हो, कंफर्मेशन लगा सकते हो, फिर आप डेटर्स का चेक कर सकते हो, क्रेडिटर्स का भी वैसे ही चेक होगा। क्रेडिटर्स जो आपके होंगे उसका आप जैसे जैसे पेमेंट आप इस ईयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इनवॉइस का पेमेंट है, कौन कौन सा डिस्प्यूटेड है, कौन कौन सा प्रायर पीरियड है, कौन सा एक एडिशनल इनवॉइस है शायद उन्होंने मिस कर दिया इस बार पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है तो उसको प्रायर पीरियड दिखा दो। तो बहुत कुछ है जो आपको करंट ईयर से पता चलेगा, बहुत कुछ आपको एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, वही सब एग्जांपल दिए, कंफर्मेशन दिए सबके, तो जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब लास्ट पार्ट आता है कि कब कब ऑल्टर मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। 3 केसेस में ऑल्टर मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। सबसे पहले अगर वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उसको नहीं मिल पाता है, उसने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म किए, करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म किए, पर उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाता है, तो वो एक मॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल
डेटर्स में मैं पेमेंट तो कर रही हूँ पर मैंने सारा ऑन अकाउंट पेमेंट कर दिया, मतलब मैंने कोई इनवॉइस का रेफरेंस दिया ही नहीं। अब जब मैं इनवॉइस का रेफरेंस नहीं दूंगी तो ऑर्डर को कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए वो ऑन अकाउंट पेमेंट करते ही उसे नहीं पता चलेगा। तो ऑन अकाउंट पेमेंट में ऑर्डर एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं ले पाएगा। तो उसको बोलते हैं कि ऑर्डर ने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑर्डर एविडेंस नहीं ले पाया, इसलिए ऑर्डर एक मॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर देगा। ये एक चीज हो गया। फिर हो सकता है कि ऑर्डर को ओपनिंग बैलेंसेस में मटेरियल में स्टेटमेंट्स दिख रही है जो करंट ईयर में भी एग्जिस्ट कर रही है। मतलब कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द इस सेशन में बताया था कि 50,000 और 30,000 में जो डिफरेंस है वो आज भी कंटिन्यू कर रहा है। तो उसमें ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा कि चलो जब आपके मटेरियल में स्टेटमेंट है और आपको करेक्ट करना ही नहीं है, जैसे मैंने ना 20 साल 30 साल से बैलेंसेस चलती आ रही है, कंपनी को कोई मतलब ही नहीं है उसे करेक्ट नहीं करना, तो ऑडिटर तो कुछ नहीं कर सकता। ऑडिटर में स्टेटमेंट बोलेगा ये मिस स्टेटमेंट है, गलत है, रिलायबल नहीं है, तो मैं क्यों दूं कि बहुत कि मैं क्यों दूं अनक्वालिफाइड ओपिनियन, मैं क्यों दूं क्लीन ओपिनियन, तो वो तो मॉडिफाइड ओपिनियन देगा ही। फिर अगर प्रीवियस ईयर ऑडिटर ने कोई मॉडिफाइड ओपिनियन दे रखा है जो करंट ईयर में परसिस्ट करता है, मतलब उसने जैसे सपोज बिल्डिंग का एग्जांपल मैंने दे दिया कि उसने दिया था कि इसकी वजह से इस कंपनी की बुक्स मॉडिफाइड है जो करंट ईयर में भी चल रहा है, तो फिर आप एक मॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर दोगे। एंड लास्टली अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी चेंज हुई है ड्यूरिंग द ईयर पर वो प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर या रिफ्लेक्ट नहीं हुई है एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, या आपका कंसिस्टेंट नहीं रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी फिर भी कंपनी को कोई मतलब नहीं है, तो वो सब केसेस में भी ऑडिटर एक मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता है। सो 3 केसेस इज, पहला है आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज का कंसिस्टेंसी और चेंजेस नॉट प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस स्टिल एग्जिस्ट, or the auditor has issued, the previous year auditor has issued a modified opinion due to a certain material misstatement which still exists in the financial statements, and the last is sufficient and appropriate audit evidence is not obtained by the auditor. आई होप आई कुड मेक दिस ऐसे क्लियर। बहुत छोटा ऐसे है, नहीं मिस करके जाना, बहुत ईजी ऐसे है। समटाइम्स यू गेट दीज ट्रिक क्वेश्चंस कि आपको क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए, ओपनिंग बैलेंस चेक करने के लिए क्यों चेक करना ज़रूरी है, कैसे चेक कर सकते हो। तो ये सब मैंने आपको इस ड्यूरिंग दिस वीडियो समझाया। हाँ, ये है कि मैंने सब आपको हिंदी में समझाया, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप बोलोगे इन्वेंट्रीज का, डेटर्स का थ्रू कॉन्फर्मेशन, ऑल ऑफ दिस would be considered correct. Keywords are important in audit. आप अपने मन से लिखो, पर मन में ये मत करो कि मैंने सारा कीवर्ड खा लिया और उसे मन मन में मैं लिटरेचर लिख रहा हूँ, वो नहीं एक्सेप्टेबल है। बट हाँ, यू कैन राइट फ्रॉम योर सेंस ऑफ प्रैक्टिकेबिलिटी बट यूज द keywords. Thank you to the ones who are watching this video just before the exams. Watch it at 1.5x. So it would help you as a quick revision. Thank you. I hope I could provide you some learning from this video. Thank you.